नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉप 20 सीरीज है, क्योंकि जो एसएससी जीडी की आपकी परीक्षा है तो उसी के लिए हमने टॉप 20 सीरीज तैयार की है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में आप पहले 2 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। इसी क्रम में आप मॉक टेस्ट संख्या जो आपकी 3 है तो उसको हम पढ़ेंगे। इसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या आपके पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी जो आपकी परीक्षा है उनमें पूछे जाने की संभावना है, तो आए आप मेरे साथ जुड़ें और इसमें जो आपके प्रश्न है जीएस से संबंधित उनको देखें और आप उनको हल करने का प्रयास करेंगे सभी। तो देखते हैं जो आपकी टॉप 20 सीरीज मॉक टेस्ट जो आपके संख्या 3 है, इनसे संबंधित आपके जो प्रश्न है उनके बारे में देखते हैं। जी देखते हैं इसमें जो आपके मॉक टेस्ट संख्या 3 है, इसमें जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है। रक्त द्वारा, मूत्र द्वारा, रक्त एवं मूत्र द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे सभी, कमेंट करें, सभी कमेंट करेंगे। बताएंगे खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। बी ऑप्शन बताएंगे सभी, क्या इसका ऑप्शन सही है? इसका जो आपका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्या है आपका? रक्त एवं मूत्र द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? रक्त एवं मूत्र द्वारा। तो खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। तो इसमें अगर बात करें कि डोपिंग परीक्षण के लिए आपकी 2 संस्थाएं, एक तो है नाडा, एक क्या है आपका नाडा और एक है आपका वाडा। एक क्या है आपका नाडा और एक क्या है आपकी वाडा। तो ये 2 संस्था आपकी कार्य करती है, नाडा और वाडा। नाडा की अगर बात करें, नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये भारत के लिए आपकी कार्य करती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो नाडा है, नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली। वाडा के बारे में अगर पूछ रहा है तो वाडा में क्या है? यहाँ पे तो नेशनल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ल्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। बाकी सारी शब्दावली वही है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा? इसको आपका हेडक्वार्टर मिलेगा मॉन्ट्रियल में। कहां पे मिलेगा? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहां पर आपका? कनाडा में। कहां पे मिलेगा इसका हेडक्वार्टर? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। तो इसे याद रखेंगे कि जो आपकी नाडा है, नाडा आपका भारत के लिए कार्य करती है और पूरे विश्व के लिए कौन कार्य करती है? वाडा आपकी कार्य करती है। तो ये पहला क्वेश्चन था और उसका विश्लेषण था। देखेंगे आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे देते हैं? तो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, खिलाड़ी, कोच, शिक्षक, वैज्ञानिक। इनमें से आपको बताना है द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? सभी बताएंगे, कमेंट करें सभी। खिलाड़ी, कोच, शिक्षक, वैज्ञानिक, बताएं सभी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? जी, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको देते हैं? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है आपका किसको? कोच को दिया जाता है, जो आपके खेल प्रशिक्षक होते हैं या कोच आप कह सकते हैं, इनको दिया जाता है। तो आपके खेल से संबंधित 3 पुरस्कार हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। 3 पुरस्कार कौन कौन से हैं? एक तो आप पढ़ते हैं जी द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा है जो इसमें ऑप्शन में आपका दे रखा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर बात करें, आपसे पूछा जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो याद रखेंगे, एक शब्द यहां से निकालेंगे, एक शब्द यहां से, तो कितना हो जाएगा? 15। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितने राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। कितने लाख रुपए दी जाती है? 15 लाख रुपए द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया। फिर आप याद रखेंगे अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार। तो ये खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करें, कब की गई? 1961 में। और आपसे पूछा जाए अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें भी कितने रुपए दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए। कितने दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए। एक और आप याद रखेंगे खेल से संबंधित आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो आपका ये सबसे ऊंचा आपका खेल रत्न अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो
तो खेल रत्न पुरस्कार की अगर बात करें तो इसकी जो आपकी शुरुआत है, शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। कब हुई शुरुआत? 1991 में। और आपसे पूछा जाए इसमें कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए। लेकिन अभी हाल ही में यानी वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या कर दिया है जी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसमें आप याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नया नाम कर दिया है। और आपसे पूछा जाए भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो अब आप याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये सबसे ऊंचा आपका खेल रत्न पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में देते हैं। तो क्लियर हो गया आपका, इनसे संबंधित आप जानेंगे। और आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये आपका पिछले कितने वर्षों के अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ऑप्शन मिलेगा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। बताएंगे सभी कमेंट करके कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये आपसे पूछा गया, या जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये आपका कितने वर्ष के अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? बताएंगे सभी जी, कमेंट करेंगे कितने वर्ष के प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है अगर उस खिलाड़ी ने पिछले क्या है, पिछले 4 वर्ष में अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसे कौन सा पुरस्कार देंगे हम? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर हो गया आपका सभी का जी? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, सभी कमेंट करके बताएं जी। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर क्या है? 42वां संविधान संशोधन। क्या है आपका सही आंसर? 42वां संविधान संशोधन। आपने पढ़ा होगा 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन आपका कब किया गया? ये किया गया आपका 1976 में। कब किया गया? 1976। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। तो 6 से क्या बन जाएगा? 76, यानी कि 1976। ऐसे आपको याद रहेगा। अभी तक का सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन है वो भी किसे माना जाता है? आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को आपका माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो प्रस्तावना में आपके 3 शब्द जोड़े। कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द जोड़े। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े वो आप देखेंगे जी। 3 शब्द आपके कौन कौन से जोड़े? तो एक तो आपका क्या जोड़ा है? एक तो जोड़ा आपका समाजवादी। क्या जोड़ा? एक समाजवादी। एक क्या जोड़ा? एक जोड़ा था आपका पंथ निरपेक्ष। और एक क्या जोड़ा है? अखंडता। क्या क्या जोड़े हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या जोड़ा? आपका अखंडता। तो ये हमने कौन से संशोधन में जोड़े हैं? ये जोड़े हमने 42वां संविधान संशोधन 1976। ये इसका आपका विश्लेषण हुआ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। कमेंट करके बताएंगे सभी कि इनमें में से कौन सा सही है। यह एक राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है? बताएंगे सभी, कमेंट करें जी। कमेंट कर रहे हैं। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा वो कौन सा है? यह एक विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक, या आप कह सकते हैं कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है सूचना का अधिकार। आपने पढ़ा होगा सूचना के अधिकार के बारे में। सूचना का जो अधिकार है ये भारत में कब लागू किया गया? ये भारत में लागू किया गया आपका 12 अक्टूबर 2005। कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005। इसे याद रखेंगे। भारत में सूचना का अधिकार आपका कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005। आपसे पूछे सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य अगर आपसे पूछ रहा है, पहला राज्य कौन है आपका? तमिलनाडु। कौन है पहला राज्य? तमिलनाडु। एक बार ये भी आपका पूछा था कि सूचना के अधिकार अधिनियम को किस राष्ट्रपति ने अधिनियमित किया था? तो आप ये भी याद रखेंगे 2002 से और 2007 तक आप पढ़ते हैं कौन थे राष्ट्रपति? ये थे आपके APJ अब्दुल कलाम।
तो इसे भी याद रखेंगे। किसने अधिनियम नियमित किया था? एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनका भी नाम इसमें याद रखेंगे। और जो सूचना का अधिकार है आपने पढ़ा है, तो अगर आपसे पूछा जाए जो सूचना का अधिकार है विश्व में सबसे पहले कौन से देश में लागू किया गया, बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। विश्व में अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले कौन से देश में लागू हुआ है, तो विश्व में आप याद रखेंगे कौन से देश में? स्वीडन देश में। सबसे पहले स्वीडन देश में लागू हुआ। और स्वीडन देश में कब लागू हुआ? 1766। कब लागू हुआ है जी? 1766। क्लियर हुआ। भारत में 12 अक्टूबर 2005 सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में किस राष्ट्रपति ने इसको अधिनियमित किया? एपीजे अब्दुल कलाम। और विश्व में पूछे तो स्वीडन देश में कब आपका? 1766। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार। बताएंगे सभी। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार। कमेंट करेंगे सभी, बताएं जी। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है जी? किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तो सही आंसर क्या है आपका? तमिलनाडु। क्या है आपका? तमिलनाडु। तो व्यवस्थापिका की बात करें तो राज्य की जो व्यवस्थापिका है तो उसका निर्माण 3 अंगों से मिलकर के होता है। उसमें कौन कौन होते हैं? एक तो होता है जी राज्यपाल। व्यवस्थापिका जो आपका शब्द है, एक तो कौन होगा? राज्यपाल। एक क्या होगा? एक होगी विधानसभा। एक क्या होगी? विधानसभा। और एक क्या होगी आपके? विधान परिषद। एक क्या होगी? विधान परिषद। तो आपके कितने अंग होते हैं? इसके 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इसे बोलते हैं राज्य की व्यवस्थापिका। अब इसमें बात आती है द्वितीय सदन किसमें नहीं है, तो आपको याद रखना है द्वितीय सदन की अगर बात करें, द्वितीय सदन कौन सा आपका? विधान परिषद। तो विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? तो आपको याद रखना है विधान परिषद कितने राज्यों में लागू है, इसका कोड याद रखेंगे। कोड क्या है? कुंभ 80। क्या है इसका कोड? कुंभ 80। इससे याद रहेगा। तो वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? आपका 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से? के से क्या बन जाएगा? के से बन जाएगा कर्नाटक। क्या बनेगा? कर्नाटक। यू से क्या बन जाएगा? उत्तर प्रदेश। एम से क्या बन जाएगा? एम से बन जाएगा महाराष्ट्र। बी एस से क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा बिहार। ए से क्या बन जाएगा? आंध्र प्रदेश। और टी से क्या बन जाएगा? टी से बन जाएगा तेलंगाना। क्या बन जाएगा? तेलंगाना। तो कितने राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में? 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसलिए इसका जो सही आंसर है कौन सा आपका? तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद नहीं है। क्लियर हो गया। 2 और आप इसमें याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार किस आर्टिकल में? इसके लिए आर्टिकल है 169। और विधान परिषद की संरचना और गठन पूछे तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 171। कौन सा आर्टिकल है? 171। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, 52वां, 73वां, 42वां, 86वां। कमेंट करेंगे सभी, बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। सभी कमेंट करके बताएं जी। 52वां, 73वां, 42वां, 86वां। बताएंगे सभी कमेंट करके जी। कुछ बच्चों का सही कमेंट आ रहा है इसमें जी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही है। कौन सा संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ है? ये हुआ आपका 2002 में। कब हुआ है? 2002। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। 8 में से 6 आप घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2। तो क्या बन जाएगा? 2002। ऐसे बहुत सारे आपके संविधान संशोधन है जो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि किस वर्ष हुआ। तो 86वें संविधान संशोधन में 2 आपके प्रावधान है। अगर मौलिक अधिकार की बात करें, क्या है आपका? मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर इसकी बात करें मौलिक अधिकार में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21A। कौन सा है? आर्टिकल 21A। तो ये तो मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो अगर आपसे पूछे मूल कर्तव्य की अगर बात करें, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य आप पढ़ते हैं कौन से आर्टिकल में? इनके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A का भी क्या है? टय। क्या है आपका? टय।
तो इसमें हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 में अगर मूल कर्तव्य की बात पूछे तो आर्टिकल 51 के टैम में जोड़ा गया कि मूल कर्तव्य होगा कि माता पिता बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे, लेकिन मौलिक अधिकार किसका होगा? राज्य का होगा। राज्य की जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपका शिक्षा दिलाने का जो मौलिक अधिकार है वो किसका होगा? राज्य का। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आसान सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। बताएंगे सभी, कमेंट करें। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। बताएंगे जी सभी। इसका सही आंसर क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर इसमें आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं सभी। विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आप पढ़ते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन है? आपका सी। तो 2 आप याद रखते हैं, जल में घुलनशील। अगर जल में अगर आपसे पूछ रहा है वाटर सॉल्युबल कौन से, तो वाटर सॉल्युबल या जल में घुलनशील है बी व सी। और आपसे पूछे फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील कौन से, तो इसे आप याद रखते हैं कीड़ा से। क्या है? कीड़ा। ठीक है, तो के, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील कौन से? बी व सी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्यामपट्ट या जो आपका ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को पढ़ लेती है। उसका दृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, असमान दृष्टि दोष है, या वर्णांधता है? बताएंगे सभी, कमेंट करें। इसका क्या सही आंसर है? जी, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है। तो आपका मेज पर जो रखी पुस्तक है वो पास में रखी हुई है। तो जब आप पढ़ते हैं, जब पास में रखी हुई वस्तु हमें नहीं दिखाई देती, तो कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष। इसमें उल्टा होता है, अगर हमें पास की वस्तु नहीं दिख रही है, पास वाली वस्तु नहीं दिख रही है, तो कौन सा दोष होगा? आपका दूरदृष्टि दोष। तो पहले इसका आप आंसर कर लेंगे। एक छात्र मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। उसके बाद तो पास वाली वस्तु नहीं दिखाई दे रही, तो कौन सा दोष? आपका दूरदृष्टि दोष, या इंग्लिश में बोल देते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और आपको दूर की वस्तु अगर नहीं दिखाई दे रही है, तो कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा है जी? निकट दृष्टि दोष। तो याद रखेंगे। और आप ये भी जानते हैं दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। कौन सा करते हैं जी? अवतल लेंस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? ऑप्शन है चेचक या बड़ी माता, डिप्थीरिया, तपेदिक या टीबी, और क्या है आपका? टाइफाइड। बताएंगे सभी, कमेंट करें। बीसीजी का टीका, जी कमेंट करें सभी। इसका जो आपका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या है? तपेदिक या टीबी, बीसीजी का टीका। ठीक है, बीसीजी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या होती है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे भी याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में आपका पूछ ले जाता है कि बीसीजी की आपकी फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। तो बीसीजी का टीका टीबी या तपेदिक, तो आपका इसके बचाव करता है बीसीजी का टीका। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किसका दरबारी गायक था या किसका दरबारी कवि था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हुमायूं, बहादुर शाह जफर, अकबर, औरंगजेब। कमेंट करेंगे सभी, बताएं तानसेन किसका दरबारी कवि था? जी बताएंगे सभी। हुमायूं, बहादुर शाह जफर, अकबर, औरंगजेब। तानसेन किसका दरबारी कवि था जी? अकबर का। किसका दरबारी कवि था? अकबर का। क्लियर हो गया? अकबर के दरबार के समय आपका रहता था, जब अकबर का शासन काल है, तो उस समय आपका तानसेन रहते थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो जयदेव आपको बताना है जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इसमें है राग तरंगिणी, स्वरमेल कलानिधि, गीत गोविंद, हृदय कौतुक। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार इससे पहले भी आपका परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जयदेव ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? कमेंट करेंगे सभी, बताएं। तो जयदेव ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? गीत गोविंद। कौन आपका? गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन में आपके दे रखे हैं, जैन, सनातन, बौद्ध, ईसाई। अजंता के जो आपके चित्र हैं किस धर्म से संबंधित हैं? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं जल्दी। जैन, सनातन, बौद्ध, ईसाई किससे आपका संबंधित है? अजंता आप पढ़ते हैं, अजंता की जो गुफाएं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये हैं आपकी औरंगाबाद में। औरंगाबाद आपका डिस्ट्रिक्ट है, और औरंगाबाद कहाँ पर आपका? महाराष्ट्र। कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र। अजंता गुफाओं की अगर कुल संख्या की बात करें, इनकी कुल संख्या कितनी है? 30। कुल संख्या कितनी है? 30। और उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि अजंता के जो चित्र हैं वो कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हैं? बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो इसमें बौद्ध धर्म, जो आप बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, तो इनके पुनर्जन्म की कहानियों का इसमें आपका विवरण मिलता है। तो आप याद रखेंगे कि अजंता के जो चित्र हैं वो कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं? बौद्ध धर्म से। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पितरस्थ अंकुरण विशेषता है। पितरस्थ अंकुरण विशेषता है, अच्छा क्वेश्चन है, आपका पूछा हुआ है एग्जाम में। जलीय पौधों की, मरुस्थलीय पौधों की, मैंग्रोव पौधों की, या झाड़ियों की? बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पितरस्थ अंकुरण किसकी विशेषता है? बताएंगे सभी, कमेंट करें। पितरस्थ अंकुरण की अगर बात करें तो ये किसकी विशेषता है? ये आपका मैंग्रोव पौधों की। किसकी है? मैंग्रोव पौधों की। तो पितरस्थ अंकुरण होता क्या है? तो इसका जो आपका पितरस्थ अंकुरण में क्या है? जो आपका फल है, तो फल से ही आपका किसका निर्माण हो जाता है? पूरे आपका जो यहाँ पे वृक्ष होता है उस वृक्ष का निर्माण हो जाता है। तो मैंग्रोव पौधे आप पढ़ते हैं, तो जैसे आपने पढ़ा होगा भारत में जो सबसे बड़ा मैंग्रोव है, जो सबसे बड़ा मैंग्रोव है वो आपने पढ़ा होगा, क्या है आपका? सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पर है जी? सुंदरवन आप पढ़ते हैं, सुंदरवन कहाँ पर आपका? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और दूसरा कहाँ पर आप पढ़ते हैं? कच्छ का रण। कहाँ पर आपका? कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर आपका? गुजरात। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है पितरस्थ अंकुरण मैंग्रोव पौधों की विशेषता, जो आपके दलदल वाले स्थानों में उगते हैं, तो वहां से आपका पितरस्थ अंकुरण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इनमें से किसको आपका संक्रमित करता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, साइटोटॉक्सिक, टी लिम्फोसाइट, सहायक लिम्फोसाइट, किलर लिम्फोसाइट, कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट। अच्छा आपका क्वेश्चन है, और आपके जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं वो उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं इनमें से, क्योंकि लिम्फोसाइट तो सबने पढ़ रखा है, लेकिन लिम्फोसाइट में भी कौन सी हैं? तो सभी कमेंट करके बताएंगे इसमें कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट। कौन होती है आपकी? टी लिम्फोसाइट। तो ये HIV वायरस इनको आपका संक्रमित करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21वें गुणसूत्र की 3 सूत्रता है। पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र है, स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र है। बताएंगे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? सभी बताएं, कमेंट करके बताएंगे कि 21वें गुणसूत्र की 3 सूत्रता है, एक सूत्रता है, यह आपका पुरुषों में होता है, यह आपने पढ़ा है कि स्त्रियों में होता है। सभी बताएंगे जी, कमेंट करके बताएं, सभी बताएंगे सभी जी। इसमें क्या होता है? जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जो 21वां गुणसूत्र है इसकी त्रिसूत्रता होती है, ये आपका प्रभावित होता है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और डाउन सिंड्रोम से जो आपका प्रभावित होगा, तो जो इसमें प्रभावित होंगे उसमें क्या है? उनका जो कद है वो थोड़ा छोटा मिलेगा, और जो उनकी बुद्धि है, उनकी बुद्धि का विकास जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। तो एक बच्चे की तरह उनकी बुद्धि आपकी रहती है, IQ लेवल आपका कम मिलेगा, तो वो होता है डाउन सिंड्रोम। तो 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, ये आपको इसमें याद रखना है, ये इसका सही आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पौधे के रंध्र में बंद, किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में आपके खुलते हैं, ये आपको बताना है जी। किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं, सभी कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन है वाटर लिली, कैक्टस, साइकस, ऑर्किड, ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, इसमें सभी बताएंगे, कमेंट करें सभी जी, सभी कमेंट करके बताएंगे जी। इसका जो आपका सही आंसर होगा क्या है, कैक्टस, और इसी को क्या बोल देंगे, नागफनी बोल देंगे, इसी को क्या बोलते हैं, नागफनी, कैक्टस या नागफनी। तो कैक्टस क्या होता है, जैसे कैक्टस आपने देखा होगा एग्जाम्पल 4, ये कैक्टस की पत्ती है एग्जाम्पल 4 के लिए, ठीक है, लेकिन पत्ती का अलग आपका आकार होता है। तो इसमें क्या है, इसमें इस तरीके से जो आपके रंध्र होते हैं, तो कैक्टस क्या है, एक आपकी क्रिया होती है पौधों में, कौन सी क्रिया, वाष्पोत्सर्जन, कौन से आपके, वाष्पोत्सर्जन, कौन सी क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है वो आप सब जानते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया से क्या है, पौधे अपना टेम्परेचर बना के रखते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या होता है, क्या है आपका वाष्पोत्सर्जन में, एक सेकंड, वाष्पोत्सर्जन क्या है आपका, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन है क्या, तो इसमें क्या है, पौधे जब अपना टेम्परेचर नियमित करते हैं तो ये जो इनके रंध्र हैं इनसे आपका थोड़े थोड़े मात्रा में जो आपका जल है वो निकलने लगता है आपका, तो वो क्रिया कौन सी होती है, वाष्पोत्सर्जन। लेकिन नागफनी एकमात्र ऐसा पौधा है जो आपका वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम करने के लिए रंध्रों को किस में बदल लेता है, रंध्रों को बदल लेता है कांटों में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कम करने के लिए रंध्रों को किस में बदल लेगा, कांटों में आपका बदल लेगा। तो ऐसा कौन सा पौधा है, नागफनी। और आप पढ़ते हैं नागफनी कौन सी वनस्पति का उदाहरण, जैसे मीसोफाइट पढ़ेंगे, जीरोफाइट पढ़ेंगे, लिथोफाइट पढ़ेंगे, तो उसमें भी कौन से आपका जीरोफाइट वनस्पति का उदाहरण है, कौन है आपका, नागफनी। जीरोफाइट वनस्पति का उदाहरण कौन है, नागफनी। जीरोफाइट वनस्पति का मतलब है जो आपका रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति, उसे क्या बोलेंगे, जीरोफाइट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या है क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बताना आपको कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, नॉर्मल क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सर विलियम जोन्स, विल्किस, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। लगभग सभी छात्रों का कमेंट इसमें सही आ रहा है, सर विलियम जोन्स। क्या है इसका आंसर, सर विलियम जोन्स। आपने पढ़ा होगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी 1784 में। और 1784 में किसने की थी, विलियम जोन्स। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में कहाँ पर की गई थी, कोलकाता शहर में। कौन से शहर में की गई, कोलकाता शहर में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जी। आप सभी कमेंट करके बताएंगे, जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बताएं सभी। इसके जो संस्थापक हैं कौन थे, तो आप पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1884 में की गई। और 1884 में कहाँ पर की गई, पुणे। कहाँ पर की गई, पुणे। और पुणे कहाँ पड़ता है, पुणे पड़ता आपका महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पड़ता आपका, महाराष्ट्र राज्य में। तो क्लियर हुआ। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना तो किसने की थी, आपका बाल गंगाधर तिलक ने। किस वर्ष की है, 1884 में। कौन से शहर में की थी, आपके पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, इसी टॉप 20 सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे और देखेंगे आप, कमेंट करेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। इनमें से आपको बताना है
कि ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे सबसे पहले आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। ऑप्शन ए है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर आपका सही है। जी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका जो आपका सही आंसर है वो क्या है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? वाराणसी। तो आप पढ़ते हैं जो BHU है, इसे शॉर्ट में बोल देते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। तो ये भी याद रखेंगे कि BHU की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। तो ये आपके टॉप 20 जो आपकी सीरीज चल रही है SSC GD के लिए, ये आपका मॉक टेस्ट संख्या 3 थी। इसमें बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन कराए गए, बेहतर आपके क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए GS से संबंधित। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है या आपको ये लग रहा है कि हाँ जी ये मॉक टेस्ट आपके लिए कारगर साबित होगा, तो आप इसमें जो लाइक का बटन है, लाइक का बटन आप प्रेस करेंगे और जो भी आपके पास माध्यम है उस मॉक टेस्ट को उस माध्यम से आप आगे के लिए फॉरवर्ड करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।